अगर केमिस्ट्री में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक का, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बूस्ट कर सकते हो और कभी अभी आपको कितने घंटे लगभग पढ़ना चाहिए और किस तरह से आप कहाँ कहाँ से कंटेंट उठा सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री आपकी होती है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, मोस्टली 50%, है ना। तो आप 25 से 28 क्वेश्चन लगभग उसमें आते हैं और अभी भी टाइम है, आप 220 प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हैं उसमें। अगर आप मोस्टली किस पे फोकस करेंगे, अगर आप ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं तो आपको मोस्टली एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। यही स्ट्रेटजी आप बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए नहीं रख सकते हैं, है ना। सबका पैटर्न अलग होता है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। नेम रिएक्शन कर लो, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, और जितने टेस्ट होते हैं, है ना, जैसे 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है, लुकास रिएजेंट, अल्कोहल का, फिनॉल का, इस तरह से ये सारे आपको टेस्ट तैयार कर लेने हैं। इसमें कुछ नहीं करना है यार, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में लैग कर सकते हैं। यही ऑर्गेनिक को बेस्ट करने का तरीका होता है। मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो में भी बताया था कि केमिस्ट्री को लिख के ही किया जाता है। नेम रिएक्शन सारी एक शीट पे बना लो, उसको डेली रिवाइज़ करो, लिख लिख के रिवाइज़ करो नेम रिएक्शन। जैसे मैं इंडेक्स वाला फार्मूला एक बताता हूँ आपको, कि जैसे मैं मान लो आपने इंडेक्स बना लिया, आपने लिखा, ऊपर लिखा रिमेटाइमन रिएक्शन, रोजेनमुंड, कोल्बे रिएक्शन, इन सब के नाम नोट कर लिए। फिर आप नाम देख के उसको आप अपने रफ शीट पे क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, बाकायदा रिएक्शन लिख रहे हो। तो वहाँ से आप इस तरह से प्रैक्टिस होगी। जैसे ही आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेते हो, मान लो पीडब्ल्यू की जो सीरीज़ वगैरह चल रही हैं, माइंड मैप मैं बताता हूँ कि माइंड मैप में कम से कम समय में आप कर सकते हो वहाँ से। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के पीछे जब आप देखोगे तो जो आपको एक्सरसाइज वगैरह दे रखी होती है, उन सबको आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं आना है। ऑर्गेनिक की यार देखो, पूरी केमिस्ट्री की खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती, है ना। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से, जैसे देखो, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 तो मिनिमम आने ही है, तो 125 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाते हैं। फिर अगर आप फिजिकल को कर लेते हो तो लगभग 170 180 के आसपास आप टच कर जाते हो, ठीक है। फिर भी 220 प्लस करना है तो ऑब्वियस सी बात है यार, पूरा पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक को भी आपको लेना पड़ेगा। एक बार जैसे मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक किस तरह से करना है, मैंने आपको बताया। एनसीईआरटी पे फोकस करो, सारे चैप्टर को एक बार पढ़ लो, सबकी नेम रिएक्शन इंडेक्स बना लो, फिर उसको देख के करते रहो। सारे टेस्ट अलग लिख लो, है ना। हिंसबर्ग टेस्ट कौन सा है, लुकास रिएजेंट कौन सा है, लुकास टेस्ट क्या कहता है, ये सारे बना लो। वहाँ से भी क्वेश्चन आने हैं। एसिड बेसिक स्ट्रेंथ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 चीज़ कर लोगे, आपकी ऑर्गेनिक बहुत बेहतर हो जाएगी। वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। अब देखो फिजिकल की मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल को आसान बहुत ईजिली किया जा सकता है। फिजिकल में आपके सॉल्यूशन चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन चैप्टर के लिए सिंपल क्या है, सॉल्यूशन में क्योंकि थोड़ी थ्योरी भी आती है तो उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जो भी फार्मूला है उनकी फार्मूला शीट बना लो। एक और चीज़ है, देखो ग्राफ को कभी भी मिस नहीं करना है ना, ग्राफ भी आपको साथ में लेके चलना है। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स में आओगे तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको ग्राफ बहुत सारे मिलेंगे, है ना। तो वो ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है। ग्राफ से भी क्वेश्चन आप जब आप सीयूटी का पेपर दोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ग्राफ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बाकी नोट्स और फार्मूला शीट, 2 चीज़ करने के बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डर को दूर करना है कि भाई तुमसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी इतना मत घबराओ कि मैं भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या होगा सीयूटी में, है ना। तो इनऑर्गेनिक में मैं आपको बता दूं कि डेली रिवीजन नोट्स का ही करना है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। इसमें अगर आप क्वेश्चन नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखना है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भैया पढ़ना कैसे है, क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद पड़े, है ना। चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। हम ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, हम सोचते रहते हैं, है ना। और वो एक नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो मैसेज आ जाता है तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। 2-3 घंटे फिर हमारे बर्बाद हो जाते हैं। फिर हम और खुद को कोसते हैं, फिर यही लूप चलता रहता है, फिर हमारा एक दिन पूरा बीत जाता है। तो इस लूप से बाहर आने के लिए मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया था, और मैंने क्या लिखा है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, फॉलो सीरियसली टाइम टेबल, है ना। सीरियसली
टाइम टेबल को फॉलो करोगी तभी एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पे आप हमेशा पहुंचना चाहते हो। और आप 16 लाख बच्चों में से 3 लाख BHO का फॉर्म भरते हैं, 3 लाख में से लगभग 300-400 सीट होती हैं, उसमें आप आओगे। तो आप समझ रहे हैं आप कितना बड़ा एग्जाम निकालने वाले हैं। तो फेस 1 क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। फिर आपको क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट करने हैं। कई लोग कहते हैं अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा भैया, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या हमारे नंबर नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, लेकिन मेरा थोड़ा तैयारी इतना अच्छा था, है ना। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है मॉक टेस्ट लगाए जाएं, लेकिन आपको CBT मोड का एक नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से बनेगा, ना कि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट सबसे पहले, है ना। अगर आपने पूरा चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा है तो 5 क्वेश्चन जो सॉल्यूशन चैप्टर से आने वाले हैं वो पांचों आपके बन सकते हैं अगर आपका पूरा चैप्टर है। लेकिन अगर आपने 50 क्वेश्चन कर रखे हैं और पूरा चैप्टर नहीं है, तो मान लीजिए आपने वो 50 में से 45 सही कर लिए, लेकिन CBT में जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो हो सकता है आपसे ना हो। उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, 50% हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता। तो ये कब हो सकता है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। तो देखो जो सिलेबस आपको NTA की वेबसाइट पे गिवन है उतना ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई टीचर पढ़ा भी रहा हो तो वो भी नहीं पढ़ना है। फिर अगर आप मान लो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अगर आपको ये वाला मटेरियल उतना नहीं कर पा रहे हो या मिल नहीं पा रहा है, पहली चीज़ आप टेलीग्राम पे देखेंगे तो आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का भी, हिंदी मीडियम का भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनिमम अभी आपको मिनिमम 3 घंटे पढ़ना है अगर आपके कॉन्सेप्ट या सिलेबस अभी पूरा नहीं कंप्लीट है। ठीक है, 2.5 से 3 घंटे। 3 घंटे अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो 2 आवर लेक्चर देख सकते हैं, कोई आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और वरना आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप 1 आवर अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो और 2 आवर अपनी MCQ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज करो। देखो बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, आप कोई भी मॉड्यूल उठा लो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक वाइज से क्या होता है ना, हमारा हर एक टॉपिक पे कमांड बन जाता है, इसीलिए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रिफर करते हैं। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि समय बहुत कम है, समय को अपने पे इन्वेस्ट करना शुरू करो, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना टाइम आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप अपने नज़रों में और दूसरों की नज़रों में भी उठते चले जाओगे। और ख़ासकर इंसान अपनी नज़रों में साफ़ होना चाहिए, है ना। दूसरे लोग तो बुराई करते ही रहते हैं, तो आस पड़ोस भी आप देखते होंगे, कई लोग आपको हीन भावना की नज़रों से देखते होंगे, पर जब आपका BHU में सिलेक्शन होगा तो वो मंजर देखने वाला होगा, है ना। एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए माहौल बन जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए, चाहे आपका BHU का रिज़ल्ट आए। तो बहुत खुशी होगी जब आपका BHU में एडमिशन होगा। तो कमेंट में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी लिख के जाना।